हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 10 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे से संबंधित है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनवरी 1915 में। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किस इतिहासकार का था? दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रन देवनेसन। इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल कहाँ पर किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया और उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में तीनों लाल बाल और पाल के बाल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। ये तीनों लाल बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1893 में। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है, उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे। दूसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना गुजराती मूल के भारत के प्रशिक्षित वकील थे। तीसरा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश की यात्रा करने की सलाह दी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। एक समूह था जो क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ और कब थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 1916। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों को उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए एक काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। दूसरा है, इसके बाद उन्होंने चंपारण में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। तीसरा है, 1917 का आंदोलन किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने के लिए था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुविधा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न थे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिल में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। अगला प्रश्न है, भारत में रॉलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में।
गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ। यहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1919 में अमृतसर में जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए। इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। दूसरा है, रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। तीसरा है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है। अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इनकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी किस आंदोलन के साथ हाथ मिलाए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय किए गए कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना शुरू कर दिया। दूसरा है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। तीसरा है, उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। चौथा है, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी के किस जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुई फिशर। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहला है, पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। दूसरा है, जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। तीसरा है, खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। चौथा है, भारत के किसानों का कर माफ कर दिया जाए तथा भारत के मुस्लिम के पास इतने क्षेत्र हो कि वह सुरक्षित रहे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार किस आंदोलन से अंग्रेजी राज की नींव हिल गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दिया था। दूसरा है, चौरी चौरा हिंसा के बाद महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस लेना पड़ा। तीसरा है, इस हिंसा में कई पुलिस वालों की जान चली गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता है। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। यह कथन किसके संदर्भ में दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। स्वयं महात्मा गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए क्या किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना और ये ऐसी विशेषताएं थीं जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को इंग्लैंड से भारत क्यों भेजा गया था? पहला है, जलियांवाला नरसंहार के विरोध में जांच करने के लिए। दूसरा है, सर जॉन साइमन को आयोग में शामिल करने के विरोध में। तीसरा है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जांच करने के लिए। चौथा है, उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल चौथा कथन सही है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।